मैं आशीष कुमार आपका केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। एक बार आप सब बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। तो जैसा कि आपसे चल रहा था पहला अध्याय जैव प्रक्रम, और उस जैव प्रक्रम में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं। आपसे कहा गया था आज बात होती है पहले अध्याय जैव प्रक्रम के अंतिम पड़ाव पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले लेसन से केवल एक ही बनता है, वो भी बनता है आपका रासायनिक पाचन से या पाचन तंत्र से, जिसको बोलते हैं पाचन। अब देखिए, इसमें एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका होता है, देखिए पाचन। पहला तरीका आपसे पूछेगा कि पाचन किसे कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल में होने वाले पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। एक तरीका यह है क्वेश्चन पूछने का, और दूसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछेगा अथवा करके। पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र से संबंधित रासायनिक पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। वही एक ही क्वेश्चन दूसरे तरीके से। अब तीसरा तरीका आपसे ये पूछ सकता है कि मनुष्य के आहार नाल में होने वाले रासायनिक पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। सोचिए, एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ रहा है, और अगला वही क्वेश्चन पूछेगा एक ही क्वेश्चन अगले तरीके से। पाचन को परिभाषित करते हुए अमाशय छोटी आंत में होने वाले पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। अब यहाँ एक चीज समझने वाली ये है, अगर पूछता है ऊपर के 3 क्वेश्चन को और चौथा पूछता है कि अमाशय और छोटी आंत, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको रासायनिक पाचन पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको बताना है अमाशय में रासायनिक पाचन कैसे होता है, छोटी आंत में रासायनिक पाचन कैसे होता है, बस। तो ये एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसके पूछने का तरीका, क्योंकि एग्जामिनर के पूछने का तरीका बहुत सारा हो सकता है और सबका आंसर केवल एक ही है। तो चलते हैं, आपका इसको हटा देते हैं और चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन रहने देते हैं आपका, पाचन किसे कहते हैं और मनुष्य के आहार नाल में होने वाले पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। चलिए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य के आहार नाल में होने वाले रासायनिक पाचन को समझाइए, पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, आहार नाल में होने वाले रासायनिक पाचन की क्रियाविधि को समझाइए, तो सबसे पहली हेडिंग आपकी जो पड़ेगी वो पड़ेगी पाचन की। आप सीधा पहला, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन ही होगा। क्योंकि अगर आप शुरुआत से अगर गड़बड़ी करते हैं तो समझ लीजिए एग्जामिनर के भी बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं जो आपकी केवल हेडिंग के तौर पे आप क्या लिखे हैं वही देखा जाता है। भैया, पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी पाचन। आप पाचन को परिभाषित करेंगे। आपसे बताया गया था कि जब जल की उपस्थिति में जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदल दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पाचन। हम लिख देते हैं आपको थोड़ा से, किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को प्रक्रिया पाचन कहते हैं। और पाचन पर्टिकुलरली एक अंग द्वारा नहीं होता, ये विभिन्न प्रकार के अंग जब इसमें हेल्प करते हैं तो पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो वे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं उनको कहा जाता है पाचन
अंग। तो पाचन की क्रिया में सहायक अंगों को पाचन अंग कहते हैं और पाचन अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और आपसे बताया गया था इसी पाचन तंत्र का एक दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो भैया अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी पाचन को, आप परिभाषा दीजिए, पाचन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आप एक लाइन फिर से लिखना पड़ेगा आपको कि मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत, मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, गृहिणी, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में एनस जिसको बोलते हैं गुदा आते हैं। ये भैया रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट आपका। जल की उपस्थिति में जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। और पाचन क्रिया में सहायक अंगों को पाचन अंग कहते हैं और पाचन अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, गृहिणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस आते हैं। ये रहेगा भैया आपका शुरुआती पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन कई तरीके से पूछा है, पाचन तंत्र किससे कहते हैं, आहार नाल में होने वाले रासायनिक पाचन को समझाइए, तो भैया ये शुरू में रहेगा। इसके बाद फिर से इन सबको हटाते हैं आपका, इसके बाद करते हैं आपका रासायनिक पाचन की बात। रासायनिक पाचन की बात करें तो ये भैया यहाँ शुरुआती पॉइंट आपका। अब आता है अगर मनुष्य के आहार नाल में होने वाले पाचन की क्रियाविधि को समझाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा शुरू में पहले नंबर आपको लिखना पड़ेगा। अभी आपने बताया कि मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, गृहिणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस ये सब आते हैं आपका। तो शुरुआत में आपको लिखना पड़ेगा पहला नंबर आपका शुरू में आपको लिखना पड़ेगा मनुष्य के आहार नाल में होने वाली पाचन की क्रियाविधि। ये लिखना पड़ेगा आपको हेडिंग के तौर पे। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट है आपका। शुरू में आप पाचन की परिभाषा दीजिए, पाचन अंग बताइए, फिर पाचन तंत्र बताइए, तो कौन कौन से अंग आते हैं। इसके बाद ये वाली हेडिंग पड़ेगी मनुष्य के आहार नाल में होने वाले रासायनिक पाचन की क्रियाविधि। ठीक है, तो इसमें याद रखना एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है या संपन्न होती है। एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बना है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो यह मनुष्य में रासायनिक पाचन की क्रिया चलती है आपकी 5 चरण में। रासायनिक पाचन की क्रिया कितने चरण में, 5 चरण में। चरण हम साइड में लिख दे रहे हैं भैया। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है रासायनिक पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण, पांचवा होता है बहिक्षेपण, इसको बोलते हैं इंजेशन, इसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन, इसको बोलते हैं
एब्जॉर्बेशन, और स्वांगीकरण को बोलते हैं एसिमिलेशन, और बहिक्षेपण को बोलते हैं इजेशन। यह पाचन की क्रिया 5 चरण में पूर्ण होते हैं: अंतर्ग्रहण, रासायनिक पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। तो यह मनुष्य के आहार नाल में होने वाले पाचन की क्रिया विधि। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, मनुष्य के आहार नाल में रासायनिक पाचन की क्रिया निम्न चरणों में संपन्न या पूर्ण होती है। इतना सुन में आपको लिखना पड़ेगा, मनुष्य के आहार नाल में होने वाले रासायनिक पाचन की क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। इसमें पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी अंतर्ग्रहण, दूसरी पड़ेगी हेडिंग रासायनिक पाचन। अब ये रासायनिक पाचन के बाद आप थोड़ा समझिएगा। अब रासायनिक पाचन मनुष्य के आहार नाल के किस किस अंग में होता है, ये ध्यान दीजिएगा आपका, क्योंकि अगर यहां से गड़बड़ी करेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। और भैया इसमें रासायनिक पाचन में पहला नंबर आपकी हेडिंग होगी मुख गुहा में, मुख गुहा में रासायनिक पाचन। इसमें दूसरा नंबर पड़ेगा अमाशय में, अमाशय में रासायनिक पाचन। तीसरा पड़ेगा आपका ग्रहणी में, ग्रहणी में रासायनिक पाचन। और डी नंबर पड़ेगा आपका, देखिए यहां से खत्म आपका है। इसके बाद तीसरा नंबर चरण आपका होता है अवशोषण। इसको रोमन नंबर्स कर देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्या आपका रहा इसमें। इसके बाद इसमें चौथा नंबर एक और पॉइंट होता है छोटी आंत, छोटी आंत में रासायनिक पाचन। इसके बाद आपका थर्ड नंबर आता है अवशोषण। फिर फोर्थ नंबर स्वांगीकरण। अब इसके बाद देखें 4 वहां हुआ है और 5वां यहां पड़ेगा आपका। 5वां नंबर यहीं डाल देते हैं आपका, इधर दिख रहा है, चलिए इधर डाल देते हैं आपका, नीचे लिखते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं, 4 नंबर यहीं रहने देते हैं। 5वां नंबर बड़ी आंत में रासायनिक पाचन। चलिए फोर्थ फिफ्थ सॉरी रोमन नंबर पड़ेगा आपका 5वां। इसके बाद अवशोषण स्वांगीकरण हो गया है, फिर बड़ी आंत, और लास्ट पॉइंट आपका बच जाएगा 1 2 3 4, फिर 5वां इधर से बहिक्षेपण। ये रहा आपका। देखिए हमने आपसे कहा कि रासायनिक पाचन की क्रिया 5 चरण में होगी: अंतर्ग्रहण, रासायनिक पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। पहला नंबर अंतर्ग्रहण, फिर रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन में पहला नंबर मुख गुहा में रासायनिक पाचन, फिर अमाशय में, फिर ग्रहणी में, फिर छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद फिर से तीसरा नंबर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बड़ी आंत में रासायनिक पाचन, और लास्ट में बहिक्षेपण। तो ये भैया रहते हैं आपके रासायनिक पाचन के चरण, जहां से आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसमें पहला नंबर आपका, चलते हैं और देखते हैं इसमें भैया। आप फिर से एक बार समझ लीजिए क्रम कैसे लिखना पड़ेगा अगर रासायनिक पाचन आता है तो। पहला नंबर मनुष्य के आहार नाल में होने वाले पाचन की क्रिया को समझाइए, हेडिंग रहेगी आपका क्वेश्चन के तौर पे। फिर आपको डालना पड़ेगा मनुष्य के आहार नाल में होने वाले रासायनिक पाचन की क्रिया विधि निम्न चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें अंतर्ग्रहण, रासायनिक पाचन, उसमें भी आपका पहला नंबर रासायनिक पाचन में मुख गुहा में रासायनिक पाचन, अमाशय में रासायनिक पाचन, ग्रहणी में रासायनिक पाचन, फिर छोटी आंत में रासायनिक पाचन, फिर अगली हेडिंग करेगी अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बड़ी आंत में रासायनिक पाचन, और अंत में बहिक्षेपण। ये रहेगा आपका। अब एक एक की बात करते हैं, अब ध्यान सुनिएगा।
पहला नंबर भैया होता है अंतर्ग्रहण, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। जैसे हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो हमको इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन जो शरीर के अंदर दिया जाए तो वही आगे समझिएगा इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स होता है हमारा भोजन का कण है, भोजन के कण को हम उठा करके मुंह गुहा में रखेंगे और मुंह गुहा में है दांत, दांत क्या करेगा उसको छोटे छोटे बारीक कणों में कट करेगा, एक रहा दांत का काम। फिर लार ग्रंथि है, लार ग्रंथियों से लार स्रावित हुई, आई भोजन में मिली, और जीभ है, जीभ भोजन में अच्छी तरह से लार को मिलाएगी। तो यह अंतर्ग्रहण के अंतर्गत मतलब होता है अंतर्ग्रहण, अंदर ग्रहण करना मुंह गुहा के अंदर, किसको, जी भोजन के कण को, भोजन के कण को मुख गुहा में रखकर दांतों से चबाना, लार में मिलाना तथा निगलना, ये अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आता है। भोजन के कण को मुंह गुहा में रखकर दांतों से चबाना, लार में मिलाना तथा निगलना अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आता है। यह रहा भैया अंतर्ग्रहण। तो चलते हैं, आपका पहला हो चुका है अंतर्ग्रहण, भोजन के कण को मुंह गुहा में रखकर दांतों से चबाना, लार में मिलाना और निगलना अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आता है। सेकंड हेडिंग आपकी पड़ेगी रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन। ठीक है, पाचन ये होता है मतलब कि अब देखो नाम से जुड़ा है रासायनिक पाचन, मतलब ये ऐसा पाचन होगा जो विभिन्न प्रकार के पाचक रसों और एंजाइम की उपस्थिति में होगा। तो ऐसा पाचन जो विभिन्न प्रकार के पाचक रसों एवं एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है। ऐसा पाचन जो विभिन्न प्रकार के पाचक रसों एवं एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं रासायनिक पाचन। इस रासायनिक पाचन में पहली हेडिंग में पड़ेगी मुंह गुहा में रासायनिक पाचन। हम जानते हैं कि मुंह गुहा में दांत है, जीभ है और लार ग्रंथि है, तो इन्हीं सब काम पड़ने वाला है। तो भैया बताओ अंतर्ग्रहण के अंतर्गत भोजन कहाँ आ चुका है, भोजन अंतर माने अंदर, ग्रहण माने ग्रहण करना, मुंह गुहा में आ चुका है। तो अब समझिएगा इसमें मुंह गुहा में रासायनिक पाचन। तो मुख गुहा में आया हुआ भोजन, मुंह गुहा में आया हुआ भोजन दांतों द्वारा चबाने, दांतों द्वारा चबाने तथा लार ग्रंथियों से स्रावित या लार ग्रंथियों से निकले लार द्वारा या लार ग्रंथियों से निकले लार के मिलने से लुगदी, एकदम बारीक जिसे बोलते हैं लुगदी हो जाता है। मुंह गुहा में आया हुआ भोजन दांतों द्वारा चबाने एवं लार ग्रंथियों से निकले लार के मिलने से लुगदी हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मम्मी लोग आटा लेती हैं, आटा तो पहले सूखा होता है, फिर उसमें जल मिलाती हैं। अब जल को आप समझिए लार है, फिर अच्छी तरह से उसे गूंथा जाता है। तो वैसे भोजन मुंह गुहा में होता है कार्य इसका। भोजन मुंह गुहा में जाता है, लार ग्रंथियों से लार निकलता है, दांत उसे छोटे छोटे पार्टिकल बदल देते हैं, एकदम लुगदी बन जाता है। वैसे ही तो मुंह गुहा में आया हुआ भोजन दांतों द्वारा चबाने लार ग्रंथियों से निकले लार के मिलने से लुगदी हो जाता है। ये होता भैया मुंह गुहा में पाचन। ठीक है, और यहीं पर, और मुंह गुहा में जहां समझिएगा, और यहीं पर लार ग्रंथियों से निकले लार जिसको बोलते हैं, या फिर यहीं पर लार ग्रंथियों में या लार ग्रंथियों से निकले लार में
टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को निम्न प्रकार से पाचित करते हैं, पाचन करते हैं, जिसमें पहला नंबर होता है टाइलिन। अब यह टाइलिन को बताना पड़ेगा आपको। टाइलिन की बात करें आपका, तो टाइलिन क्या करता है, जैसे आप एक रोटी ले लीजिए, कभी आपको भूख लगी हो, घर में अगर खाना ना रहे तो रोटी ले लीजिए और आप उसको मुख में रख करके अकेले चबाते रहिए, तो कुछ समय में आप देखेंगे आपको मीठी लगने लगेगी। इसका भी एक कारण है, क्यों? क्योंकि रोटी बनी होती है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से, और ग्लूकोज होती है मीठी शर्करा। तो जैसे मुख में जाता है तो लार ग्रंथियों से निकलता है लार, और लार में होता है टाइलिन एंजाइम। ये क्या करता है, जो ग्लूकोज शर्करा होती है, इस ग्लूकोज शर्करा को एक यह बदल देता है मीठी शर्करा। मीठी शर्करा जिसको बोलते हैं माल्टोज, माल्टोज में बदल देती है, इसलिए रोटी हमें मीठी लगने लगती है। तो भैया टाइलिन का कार्य क्या है, यह भोजन में पाए जाने वाले ग्लूकोज शर्करा को एक मीठी शर्करा माल्टोज में बदल देता है। ऊपर आप रिएक्शन के थ्रू से बता सकते हैं, ऊपर लिख दीजिए आप टाइलिन। अगर रिएक्शन याद रहा तो आसानी से बना लेंगे। टाइलिन यह भोजन में पाए जाने वाले ग्लूकोज शर्करा को मीठी शर्करा माल्टोज में बदल देता है। तो यह दूसरा कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसो माने लेस करना, नष्ट करना, जाइम मीन्स एंजाइम। ये ऐसा एंजाइम होता है यदि भोजन के कण के साथ विभिन्न प्रकार के वायरस बैक्टीरिया आ गए हैं तो उनको भी नष्ट कर देना। कोरोना काल में कोरोना वायरस दिखा नहीं, आपको जब इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगे तब आपको जांच करानी पड़ी, हमको जांच करानी पड़ी, तब पता लगा कि हाँ जी कोरोना का संक्रमण है। उसी प्रकार आसपास अब समझ लीजिए आप 1 ग्राम मिट्टी में 2.5 अरब बैक्टीरिया होते हैं, तो लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो वैसे ही भोजन के अभी भी वायुमंडल में हर एक जगह वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं। कुछ तो अंदर जो जाते हैं वहां पे विभिन्न प्रकार के हमारे पाचक रसों द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। तो अगर भोजन के साथ वायरस बैक्टीरिया चले भी जाते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये नष्ट कर देता है। तो ये इसका काम है भोजन के साथ आए हुए, भोजन के साथ आए हुए 60 का लिख रहे हैं, या भोजन के साथ आए हुए हानिकारक विषाणुओं कामा जीवाणुओं को नष्ट करता है। याद रखिएगा, भोजन के कण को मुंह गुहा में रखकर दांतों से चबाना, लार में मिलाना तथा निकालना अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आता है। दूसरी हेडिंग रासायनिक पाचन, ऐसा पाचन जो विभिन्न प्रकार के पाचक रसों और एंजाइम की उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं रासायनिक पाचन। इसलिए पहली हेडिंग मुंह गुहा में रासायनिक पाचन, मुंह गुहा में आया हुआ भोजन दांतों द्वारा चबाने, लार ग्रंथियों से निकले लार के मिलने से लुब्धि हो जाता है, और यही मुंह गुहा में लार ग्रंथियों से निकले लार में टाइलिन एवं लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन का निम्न प्रकार से पाचन करते हैं। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। पहली हेडिंग टाइलिन, यह भोजन में उपस्थित ग्लूकोज शर्करा को मीठी शर्करा माल्टोज में बदल देता है। लाइसोजाइम, यह भोजन के साथ या भोजन के कण के साथ आए हुए हानिकारक विषाणु और जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये रहा भैया अंतर्ग्रहण रासायनिक पाचन, और इसमें मुंह गुहा में रासायनिक पाचन। अब अगली हेडिंग पड़ेगी आपका अमाशय में रासायनिक पाचन। तो बात करते हैं अमाशय में रासायनिक पाचन। अमाशय की बात करें, हमने आपसे शुरू में कहा था मनुष्य के आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग 7 सेंटीमीटर होता है अमाशय का, ठीक है। चलो, और इसके बाद अमाशय में बात करें रासायनिक पाचन के बारे में, तो मनुष्य का जो अमाशय होता है ये पेशीय थैलेनुमा जे या फिर यू आकार का अंग होता है। मनुष्य का अमाशय एक पेशीय थैलेनुमा जे या यू आकार का अंग होता है जिसकी आंतरिक
सतह से, दो सतह होती है, एक बाहरी सतह होती है, एक अंदर की सतह होती है। तो इसकी जो आंतरिक सतह होती है, तो आप कभी कभी देखते होंगे बरसात के समय में जब बारिश होती है, जब बौछार पड़ती है इसको बोलते हैं, तो कभी ज्यादा पानी बारिश होने के कारण जो आंतरिक सतह होती है वो रिसने लगती है। रिसना मतलब वैसे आप इसमें समझिए, तो अमाशय की जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक भित्ति होती है, वहां से आंतरिक सतह होती है, वहीं से दो कोशिका होती हैं, एक होती है पैराइटल और दूसरी होती है जाइमोजेनिक। ये दो कोशिका होती हैं अमाशय की आंतरिक सतह में। मनुष्य का अमाशय एक पेशीय फैलेनुमा जे आकार का अंग होता है, जिसकी आंतरिक सतह में पैराइटल और जाइमोजेनिक कोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जिससे बोलते हैं जठर रस, तो यह निकला आपका पैराइटल और जाइमोजेनिक कोशिका से निकला जठर रस। अब इस जठर रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। जब जठर रस में समझिएगा, इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइफेज और जठर इमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो मनुष्य का अमाशय एक पेशीय थैलेनुमा जेयू आकार का अंग होता है, जिसकी आंतरिक सतह में पैराइटल और जाइमोजेनिक कोशिकाओं से जठर रस निकलता है। इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइफेज और इमाइलेज उपस्थित होते हैं, जो भोजन का निम्न प्रकार से पाचन करते हैं। इसमें पहली हेडिंग आपको डालना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखिए HCl एक प्रबल अम्ल होता है, तो आप सोच सी बात है, अगर मुंह के बाद भोजन ग्रास नली के माध्यम से होता हुआ अमाशय में पहुंचा है, तो यहां पर उपस्थित है अमाशय में HCl होता है प्रकृति में अम्ली। तो भोजन को किस माध्यम में, यह भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है, भोजन को किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में बदल देता है या बदलता है। दूसरा नंबर, अगर मुंह गुहा में लार से बच गया कोई वायरस बैक्टीरिया है, तो अगर वो क्रॉस भी कर गया है, ग्रास नहीं से होते पेट में भी आ गया है, तो उसको भी नष्ट कर देता है। तो यह भी हानिकारक HCl, यह हानिकारक विषाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये हो गया। और थर्ड नंबर भैया ये होता है इसका, जैसे घर में कभी कभी मम्मी जल्दी सुबह उड़ जाती है काम के लिए, तो वैसे ही तो वो अगर मम्मी उड़ गई है तो सबको उठा देती हैं, वैसे काम इसका होता है। अगर HCl एक बार सक्रिय हो जाता है, अगर ये एक्टिव हो जाता है, तो जितने भी पाचक रस होते हैं ये सबको एक्टिव कर देता है। तो यह अन्य पाचक रसों को सक्रिय करता है, ये होता है। अगला नंबर, जामिन आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन अच्छा जो लोग मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, अब सोचिए शरीर में हड्डी भी गल जाती है, तो यही गलाता है भैया HCl ही, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है। यदि आपने हड्डी या मांस का सेवन किया है, तो यहाँ मांस एवं हड्डी को भी जी गला देता है। ये रहा HCl का कार्य। इसमें पहला नंबर खत्म हो गया भैया। दूसरा नंबर है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। तो आप इसको अगर नोट करें तो नोट करते चलिए और ध्यान देते रहिए। सेकंड नंबर भैया है, इधर लिख रहे हैं, दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन की बात करें भैया, तो पेप्सिन होता, आपने एक कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, उसका नाम होता है पेप्सी। पेप्सिन की मात्रा अधिक होती है, तो आप कभी ये यूज करिएगा, कहीं आपका पेट थोड़ा गड़बड़ हो तो आप पेप्सी पी सकते हैं, क्योंकि पेप्सी में होता है पेप्सिन, और ये होता है एक प्रकार का प्रोटीन पाचक एंजाइम। अगर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा, अगर ये ठीक ढंग से इसका पाचन नहीं हुआ है प्रोटीन का,
तो ये जो पेप्सी होती है उसमें पेप्सिन होता है और भोजन का ठीक ढंग से पाचन कर देता है, तो कभी कभी पेट भी सही हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पेप्सिन भैया ये क्या होता है, एक प्रकार का है प्रोटीन पाचक एंजाइम, या एक प्रकार का प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये क्या करता है, भोजन में पाई जाने वाली प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन भैया या एक प्रकार का प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो भोजन में पाई जाने वाली प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सब बदल क्यों रहा है, क्योंकि याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये जटिल संरचना वाले अणु होते हैं, और जब तक इनको सरल अणुओं में नहीं बदला जाएगा भोजन का पाचन इनमें शरीर कोशिकाएं नहीं कर पाएंगी। दूसरा नंबर भैया आपका हो गया, और तीसरा नंबर है रेनिन, थर्ड नंबर रेनिन। अब बात करते हैं रेनिन के बारे में। भैया रेनिन होता है, ये है एक प्रकार का दुग्ध पाचक एंजाइम। पेप्सिन भैया है प्रोटीन पाचक एंजाइम, रेनिन है आपका ये दुग्ध पाचक एंजाइम। देखते हो ये छोटे जो बच्चे होते हैं वो खास करके माँ के दूध के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो भोजन तो कर नहीं पाते हैं। तो होता क्या है, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें रेनिन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रेनिन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें दूध का पाचन ही नहीं हो पाता है, कुछ लोग होते हैं कच्चे दूध पी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं बिना उबाले नहीं पीते हैं। तो समझिए ऐसा नहीं भैया, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे रेनिन की मात्रा कम होती चली जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं केवल दूध पर ही डिपेंड होते हैं, तो उनमें रेनिन उस समय बहुत ज्यादा बनता है। तो रेनिन होता है भैया आपका एक दुग्ध पाचक एंजाइम। तो करता क्या है, ये दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं केसीन। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन, और इस केसीन प्रोटीन को ये बदल देता है कैल्शियम पैराकेसिटेट, जिसको भैया बोलते हैं दही। अब सोचिए ऊपर वाले की गजब कारीगरी है, हम लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं लेकिन सब अंदर ही हो जा रहा है। दूध में पाई जाती है केसीन प्रोटीन, और इस केसीन प्रोटीन को जो रेनिन है दुग्ध पाचक एंजाइम, ये कैल्शियम पैराकेसिटेट या दही में बदल देता है। इसलिए कभी कभी आप देखिए बच्चे जब कभी वोमिटिंग करते हैं, पलटी करते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल बाहर आता है वो हमेशा थक्के के रूप में आता है। थक्के के रूप में इसलिए आता है क्योंकि दूध में है केसीन प्रोटीन और बदलने वाला एंजाइम है रेनिन, और इसको बदल दिया है कैल्शियम पैराकेसिटेट मतलब दही में। दही तो वैसे भी थक्की होती है, तो जो बाहर जो मटेरियल आता है वो होता है थक्के के रूप में, दही के रूप में। और उसका स्वाद आपको पता करना है तो स्वाद खट्टा होगा। क्यों? क्योंकि भैया आप जानते हैं, अभी आपसे बताए यसीएल है, जठरस में यसीएल है, इसी के कारण हो जाता है खट्टा। ये रहा भैया आपका रेनिन। अगला रास्ता है, बचपन में जरूर स्वाद की कोई ना कोई जरूर चखा होगा, बताएगा भले कोई नहीं। 4 नंबर है आपका जठर लाइफेज और जठर इमाइलेज, ठीक है। ये रहता है, अगर किसी शब्द के अंत में यहां समझिएगा अगर एज लगा है, हमेशा समझिए वो है एक एंजाइम, हमेशा एंजाइम है। अगर किसी शब्द के अंत में ओज लगा है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, तो भैया वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट, एज मतलब एंजाइम, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए लाइफेज, इमाइलेज, एज लगा भैया तो ये क्या है, एंजाइम है। अब जठर लाइफेज और इमाइलेज क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से एज मतलब ये देखिएगा ये करता है आपका, देखिए प्रोटीन का हो गया पाचन, हमने आप शुरू में कहा था कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का होता है और वसा का। प्रोटीन का हो चुका है, ठीक है। और वसा की बात की है आपका, वसा अगर भोजन में उपस्थित जो वसा होता है उसको छोटे अणु वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन भैया, ये जठर लाइफेज
और जठरो इमाइलेज। ये क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो ये होता है अमाशय में रासायनिक पाचन। यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद अमाशय में जब पाचन की क्रिया हो जाती है तो एक क्रिया होती है काइम। काइम उसे बोलते हैं, एक क्राइम नहीं है कि किसी का मर्डर करना है, यह है काइम। काइम मीन्स होता है अमाशय में पाचन क्रिया के बाद भोजन का तरल अवस्था में बदलना। अमाशय में पाचन क्रिया के बाद भोजन का तरल अवस्था में बदलना कहलाता है काइम, ठीक है। यह रहा आपका अमाशय हो गया। अब देखते हैं गृहिणी में रासायनिक पाचन। गृहिणी में रासायनिक पाचन, ये 3rd नंबर है आपका। देखिए गृहिणी की बात करें तो एक छोटा सा अगर फिगर ड्रा किया जाए, ये रहा, ये यहां से लेकर के यहां तक ये होता है मुख गुहा, ये है ग्रास नली, ये यहां से यहां तक लेकर के होता है अमाशय, और जहां अमाशय खत्म होता है फिर वो घुमावदार से घूमती है, अंग्रेजी के सी आकार की संरचना बनती है ऐसे, और इसी सी आकार की संरचना को बोलते हैं गृहिणी। इसी सी आकार की संरचना को गृहिणी कहते हैं। जो बात करते हैं आपका गृहिणी में रासायनिक पाचन, तो गृहिणी से भैया इसी गृहिणी से दो अंग जुड़े होते हैं। इधर जुड़ता है अग्न्याशय और इधर जुड़ता है, इसी से जुड़ता है आपका, देखिए इधर ऐसे करेंगे तो दाया साइड हो गया, ये हो गया बाया साइड। दाएं साइड से भैया जुड़ता है यकृत लीवर, और बाएं साइड से जुड़ता है अग्न्याशय पैनक्रियाज। सबसे बड़ी ग्रंथि थी, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि थी, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी है, समझिएगा। और यही तो है वो विस्तृत ग्रंथि, जिसे आपका वायस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां मिली थी, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकले थे, इसी नाम पड़ गया था उसका विस्तृत ग्रंथि। तो यह दाएं भाग में यकृत है और यकृत से निकलता है पित्तरस, और अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयी रस। पित्तरस से निकला आपका यकृत से और अग्न्याशय से निकला अग्न्याशयी रस। आप समझिए, तो गृहिणी से यकृत एवं अग्न्याशय जुड़े होते हैं, जिसमें यकृत से पित्तरस तथा अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलते हैं, जो भोजन का निम्न प्रकार से पाचन करते हैं। क्योंकि जो पित्तरस होता है ये भोजन को, इसका पीएच मान होता है 7.4। तो गृहिणी से जुड़े यकृत से निकले पित्तरस बताइए 7 से ज्यादा है तो प्रकृति क्षारीय होगी। तो पित्तरस क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम से बदल देता है क्षारीय माध्यम में। ये देखिए अग्न्याशय में, अर्थात अग्न्याशय जुड़ा गृहिणी से, तो गृहिणी में क्या हो गया, भोजन का जो माध्यम रहा वो अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में हो जाता है। और अग्न्याशय से जो निकला अग्न्याशयी रस से, ये क्या करते हैं, इसमें भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं एंजाइम। अग्न्याशयी रस में होता है ट्रिप्सिन, अगला होता है काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, और एक होता है अग्न्याशयी लाइपेज, और एक होता है अग्न्याशयी इमाइलेज, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो गृहिणी से जुड़े यकृत से निकले पित्तरस भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं, और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अग्न्याशयी लाइपेज और इमाइलेज होते हैं, जो भोजन का निम्न प्रकार से पाचन करते हैं। और भैया इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको यहां हटा देते हैं। तो हेडिंग डालना पड़ेगा भैया ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, दोनों भैया इसलिए साथ में डाले जा रहे हैं क्योंकि दोनों का काम एक है, ठीक है।
और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, अगर अभी आप पेप्सिन, रेनिन वो सब चीजें पढ़ लिए हैं तो इनका काम भी वही है, यहाँ समझिएगा। ठीक है भैया, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं, ये भी होते हैं आपके प्रोटीन पाचक एंजाइम। जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, पूरा काम वही जो काम पेप्सिन ने किया वही काम ये करेंगे। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन या प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स और किसमें पॉलीपेप्टाइड, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदल देते हैं। ऊपर आप लिख सकते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये रहा आपका, ये दो चीज खत्म। अब अगला नंबर है जी अगन्यासी लाइफेज अगन्यासी इमाइलेज, चाहे तो आप साथ में लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं। और इनका काम होता है, ये होते हैं वसापाचक एंजाइम, वसापाचक एंजाइम। ठीक है, जिस प्रकार जठर, लाइफेज और इमाइलेज भी वसापाचक एंजाइम था, उसी प्रकार अगन्यासी, लाइफेज और इमाइलेज ये भी वसापाचक एंजाइम है। क्योंकि देखिए लास्ट में एज लगा है, एंजाइम है। तो ये क्या करते हैं, ये भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्ल और किसमें बदलते हैं, ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। या भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्ल और किसमें, ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका गृहिणी में रासायनिक पाचन। इसके बाद बात चलते हैं आपका छोटी आंत में रासायनिक पाचन। अगली बड़ी हेडिंग ये आपकी है आई, चौथा नंबर है छोटी आंत में, छोटी आंत में रासायनिक पाचन। आपसे बताए थे मनुष्य की छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी एवं 1.5 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी या 3 सेंटीमीटर चौड़ी एक संरचना होती है। ठीक है, और इसी छोटी आंत के अंदर आंतरिक सतह से, छोटी आंत की आंतरिक सतह से आंतरिक रस, छोटी आंत की आंतरिक सतह जो अवलीनुमा संरचना होती है उनमें, उसी भाग से समझिएगा, जिसको बोलते हैं रसांकुर, कि छोटी आंत की आंतरिक सतह से आंतरिक रस निकलता है। ठीक है, अब ये आंतरिक रस जो होते हैं ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपसे कहा था कि छोटी आंत की आंतरिक सतह में एक अवलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं रसांकुर, और इसी का नाम भैया क्या था, विलाई। आंत में पाई गई थी इसलिए विलाई, दीर्घरोम बहुत ज्यादा छोटे इसलिए माइक्रोविलाई, ये इसके नाम होते हैं। तो भैया अगला समझिएगा, तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर और चौड़ाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और इसकी आंतरिक सतह से आंतरिक रस निकलते हैं। और इसके बाद इसकी आंतरिक सतह में ही रसांकुर या विलाई या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, लेकिन बात तो होती है कि पाचन किसका होता है, तो होता है कार्बोहाइड्रेट का। पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है कहां, छोटी आंत में। और छोटी आंत में किसका पाचन है, किसका अवशोषण, ये छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया होती है, और अवशोषण किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की छोटी आंत की आंतरिक सतह से आंतरिक रस निकलते हैं और इसमें पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है, और इसमें छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है। देखिए अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी, 3rd नंबर आ गई। अगला चरण है आपका अवशोषण। चौथा नंबर है, 3rd नंबर है अवशोषण।
इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेशन। अवशोषण समझिए भैया, पाचन की क्रिया कहां समाप्त? छोटी आंत में। तो अवशोषण किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। तो छोटी आंत के या पाचन क्रिया भी समाप्त है। पाचन क्रिया के बाद, पाचन क्रिया के बाद छोटी आंत के, छोटी आंत के रसांकुर या फिर विलाई, रसांकुर में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होना ही, अवशोषण होना ही या अवशोषण होना ही या अवशोषित होना ही, ऐसे कर सकते हैं, ठीक रहेगा। अवशोषित होना ही या विलीन होना कहलाता है अवशोषण। पाचन की क्रिया समाप्त हो छोटी आंत में, तो पाचन क्रिया के बाद छोटी आंत के रसांकुर में कार्बोहाइड्रेट का विलीन होना, अवशोषित होना ही कहलाता है अवशोषण। ये भैया तीसरा नंबर है। चौथा नंबर, बस ज्यादा नहीं है वो, चौथा नंबर है इसमें स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। भैया पाचन क्रिया के बाद होता है अवशोषण, और अवशोषण क्रिया के बाद आपसे कल बताए थे उस वाले वीडियो में, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के आप केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट आप सर्च करिए, आपको मिलेगा, वहां प्लेलिस्ट भी जाइए, आपको जितने भी अभी तक वीडियो डाले गए हैं, चाहे वो आपका केमिस्ट्री से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे जीएस से हो, चाहे साइंस से हो, आप सब पे जाकर के एक बार अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं आसानी से। आप एक चीज याद रखिएगा, अब आप कोई नया चीज पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आप नया चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो आप पढ़े हैं उससे भी हाथ धो के बैठेंगे, और आपका जो नया वो तो समझ में वैसे ही नहीं आएगा। तो आपको इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर प्लेटफॉर्म को देखिए, सब बहुत सारे पढ़ाए, लेकिन एक बार हमारी भी आप प्लेटफॉर्म को देखिए, बात अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि सबके पढ़ाने के लिए जो शब्दावली होती है सबकी अलग होती है। आपको जिससे समझ में आए आप एक बार जरूर हमें मौका दीजिए और देखिए। तो भैया स्वांगीकरण, पाचन क्रिया के बाद अवशोषण, और अवशोषण क्रिया के बाद कौन सी क्रिया? स्वांगीकरण की क्रिया होती है। तो कह सकते हैं भैया आपका अवशोषण क्रिया के बाद, अवशोषण क्रिया के बाद, बार बार आपसे पूछा जा रहा है, पाचन क्रिया के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण क्रिया के बाद स्वांगीकरण। अच्छा, जो हमारा पोषक तत्व है, पोषक तत्व मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, केवल क्या छोटी आंत में ही रहेगा? नहीं, शरीर की हर एक कोशिका को चाहिए। तो हर एक कोशिका को ले जाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा माध्यम है ब्लड, रक्त है। तो अवशोषण क्रिया के बाद पोषक तत्वों का किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर की समस्त कोशिका में, शरीर की समस्त कोशिकाओं में, शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुंचाना ही या पहुंचना ही स्वांगीकरण कहलाता है। पाचन क्रिया के बाद छोटी आंत के रसांकुर में पोषक तत्वों का विलीन होना या कार्बोहाइड्रेट का अवशोषित होना ये कहलाता है अवशोषण। और अवशोषण क्रिया के बाद पोषक तत्वों का रक्त के माध्यम से शरीर की समस्त कोशिका में पहुंचना कहलाता है स्वांगीकरण। अगला नंबर भी चलते हैं, बड़ी आंत में रासायनिक पाचन। बस थोड़े और बचे हैं। जितना भैया मटेरियल बताया जा रहा है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपका बहुविकल्पी, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी सब कंप्लीट होते जाएंगे। और 7-6 नंबर आता है आपका दीर्घोत्तरी, तो आपको ये सब नंबर, ये सॉलिड नंबर हैं, देख जाएंगे आपको। अगला नंबर ये चलते हैं इसमें और बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में रासायनिक पाचन 5वां नंबर है। बड़ी आंत की बात करें रासायनिक पाचन के, तो बड़ी आंत में रासायनिक पाचन की क्रिया नहीं होती है। जैसे आपसे बताए थे, पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुखगुहा में, सबसे अधिक होता है ग्रहणी में। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। उसी प्रकार बड़ी आंत में भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है।
तो भैया जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। सोचिए एक पॉइंट आप दो है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण और बड़ी आंत में जल का अवशोषण, लेकिन छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका बड़ी आंत में हो चुका, यही इतना होता है, ठीक है। आगे बढ़ा के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के सीकम, कोलन, रेक्टम भाग होते हैं। ये रहे इसके भैया आपका। और इसमें लास्ट पॉइंट बचता है बहिक्षेपण। जितना भोजन हम ग्रहण करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि शरीर के हर कोशिका में हर पोषक तत्वों का पाचन हो। कुछ भोज्य पदार्थ शरीर में जब नहीं पचते हैं तो उनको शरीर के ऐसे एक भाग में संचित कर दिया जाता है जहां से एक विशेष अंग द्वारा शरीर से बाहर करना पड़ता है। जैसे अगर गर्मी के समय में अगर पसीना है, अगर ये नहीं निकलता है तो आपकी बॉडी का जो संतुलन है ये गड़बड़ हो जाएगा। तो पसीना होना भी जरूरी है। कुछ लोगों में सर्दी जुकाम होती है, अगर लगातार आपको बनी रहती है तो आप इसकी जांच करा सकते हैं, इस्नोफिलिया की शिकायत हो सकती है। लेकिन सर्दी जुकाम भी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए आपकी श्वसन की क्रिया वो कहीं ना कहीं से बाधित होती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं, कभी लोग कोई जल्दी बीमार नहीं होता, लेकिन जब वो बीमार होते हैं तो कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वायरस बैक्टीरिया शरीर में इंटर कर रहा है तो जैसे भी इंटर करता है मानव के शरीर में बहुत सारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं उस रोग से लड़ने के लिए। जब आपको कभी बीमार ही नहीं हो रहे हैं तो कहां से एंटीबॉडी बनेगा, और जब अचानक आप बीमार होते हैं तो एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, इसलिए ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। भैया लास्ट नंबर होता है आपका बहिक्षेपण। ये पॉइंट रहा आपका 5वां, बहिक्षेपण। नाम में इसकी परिभाषा छुपी है। बहि माने बाहर, क्षेपण मीन्स होता है क्षेपित करना। शरीर में उपस्थित व्यर्थ या अपशिष्ट, भैया ये व्यर्थ या अपशिष्ट पदार्थ कहां से मिले? वेस्ट मटेरियल, पाचन क्रिया के बाद। तो पाचन क्रिया के बाद शरीर में उपस्थित व्यर्थ या हानिकारक पदार्थों को बाहर करना ही, शरीर से बाहर करना ही बहिक्षेपण कहलाता है। पाचन क्रिया के बाद शरीर में उपस्थित व्यर्थ या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना ही कहलाता है बहिक्षेपण। ये रहा भैया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई होगी, लेकिन भैया इसको आप एक बार 2 बार आप रिवाइज करिए, अच्छे नंबर आपके देख जाएंगे। इससे आपका बहुविकल्पी, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका रहा पहला लेसन। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको क्लास कैसी लग रही है आपका। और हमारे इस चैनल पर अभी भी आपसे जो दूर हैं, आपके संपर्क में लेकिन हैं, उनके पास आप चैनल पर जाकर के आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप बताइए कि हमारी जो टीम है कहां से अगर कुछ भी समस्या आ रही है, क्योंकि आपसे हम हैं और हमारा जो चैनल है वो आपसे ही जुड़ा रहेगा हमेशा, ये वादा है आपसे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और बताइए क्या कमियां हैं, हम लोग मिलकर के इसे दूर करेंगे। बस जल्दी ही आपका एक नया बोर्ड आपको देखने को मिलेगा जल्द ही। इसके लिए आगे मिलते हैं। थैंक यू।